हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आपने सिलेबस देखा होगा लेखपाल का। उसमें से जो 25 नंबर का पोर्शन, ये 25 क्वेश्चन का जो एक पोर्शन है जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष है, राजस्व विविध है, ग्रामीण विकास है और ग्रामीण परिवेश एवं समाज है। तो इसमें से जो एक पोर्शन इसका है राजस्व विविध वाला, उसका ये पहला वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें से हालांकि हम जो ग्रामीण विकास है उसके वीडियो कई हम डाल चुके हैं और हम उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ा रहे हैं। इसमें से एक पोर्शन बचेगा ग्रामीण परिवेश एवं समाज, उसके भी हम वीडियोस बना देंगे। इसके सारे वीडियो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा के नहीं होंगे, तो इसका हम क्रम बाई क्रम पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि देखिए, आप इस चैनल के उतने ही हकदार हैं जितना कि मैं हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं देखते तो मैं क्यों बनाता। तो इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल के ग्रोथ के लिए आप थोड़ा सा अपना योगदान दें फ्रेंड्स, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और अपने ज़्यादा नहीं तो 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए और बोलें। और यदि आपको इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है फ्रेंड्स, तो आप वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। चलिए तो देखते हैं इसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्व विविध का। इसमें से हम क्या करेंगे कि देखिए, जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी भाई, जो राजस्व का काम है या राजस्व कलेक्ट करने का काम है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अभी से हो रहा है। ये तो बहुत पुराने समय से हो रहा है, जबकि व्यवस्था जो थी लोकतांत्रिक नहीं थी, है ना, राजकीय प्रणालियां थी, तब से राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है। तो राजस्व की जो प्रणालियां थी पुराने समय से लेके वर्तमान समय तक, उसका हम वो चीज़ें, वो फैक्ट्स देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो प्राचीन काल में जो सभ्यताएं रही हैं, जो प्राचीन काल की जो विशेषताएं थी, उनको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। फिर इसके बाद हम क्रम से चलते जाएंगे, तो मध्यकाल में कैसी भूमि के माप की कैसी व्यवस्था रही, जो उस समय जो मुद्रा प्रणालियां थी कैसी कैसी थी, ये सारा कुछ क्रम से हम पढ़ते जाएंगे। इसके साथ एक चीज़ें और ही हम पढ़ेंगे इसमें, कि जैसे खेतों के माप वर्तमान में हेक्टेयर में कैसे माप रहे हैं, उनकी हेक्टेयर है तो हेक्टेयर की आखिर माप कितनी होती है, मीटर में या जैसा भी, ये सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक के अंतर्गत फिलहाल आती हैं। तो उसी में से हम शुरुआती इसको करते हैं। तो देखिए, जब मानव अपनी प्रारंभिक स्थिति में था, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, तो पाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ फूड गैदरिंग का काम करता था, मतलब कि खाद्य संग्राहक था वो। तो खाद्य संग्राहक के रूप में वो क्या करता था कि जो भी प्राकृतिक खाद्य हैं उनको सिर्फ वो इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर लेता था। फिर इसके बाद मनुष्य में क्या हुआ कि विकास हुआ। विकास के बाद में कई सारी चीज़ें उसने खुद से करनी शुरू की, कृषि होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कुनबों में रहने लगे और धीरे धीरे फिर इस तरह से विकास का क्रम चलता रहा। फिर जब आगे आते हैं तो हमें एक सभ्यता फ्रेंड्स मिलती है, हड़प्पा सभ्यता। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, वो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जहाँ की सिंधु नदी का क्षेत्र है, उसमें ये उपजी, है ना, उसमें बसाव हुआ। तो वही है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसा आखिर प्रणाली थी, क्या प्रणाली थी? वहां पर देखिए, जो व्यापार होता था वो अधिकांशतः वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ कुछ वस्तु है, मैंने उगाई, और मुझे क्या करना है, किसी दूसरी वस्तु की अगर आवश्यकता है तो मैं अपनी वस्तु के बदले में वो वस्तु ले लूंगा, है ना। और एक चीज वहां पर की गई फ्रेंड्स, जो देखिए मुद्रा का या माप का उस समय जो एक प्रणाली थी, वो क्या था कि ये जो देखिए मुहर आप देख रहे होंगे, ये एक सींग वाली सांड की मुहर है, ये बहुत ही उस समय महत्वपूर्ण थी। तो इनका प्रयोग कैसे करते थे? जैसे मान लीजिए हमें ट्रेडिंग करनी है ना, व्यापार करना है, तो जैसे एक जगह से कुछ बोरों में कुछ सामान भर के मान लीजिए कि ले जाया गया। अब इन बोरों का मुंह बंद किया गया मिट्टी से, फिर मिट्टी से बंद करने के बाद में फिर इस मुहर को इसमें से छाप दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजता था तो वो उसकी पहचान होती थी। अगर यहाँ से मुहर टूटी हुई होती थी तो वो जान जाता था कि बीच में सामान से छेड़खानी हुई है। तो इस तरह से वहाँ पर ये ट्रेडिंग होती थी। और जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उस समय, कुछ चीज़ें जो हमें अवशेष के रूप में कहें या फिर हमें जो साक्ष्य के रूप में मिले हैं, वो 2 चीज़ें मिली हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? एक है मोहनजोदड़ो से सीप और
लोथल से हाथी दांत, मतलब कि मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से, देखिए अब मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, ये जो लोथल है ये अपने पंजाब में है। अब ये देखिए मोहनजोदड़ो से सीप का एक पैमाना मिला है और लोथल से एक हाथी दांत का फ्रेंड्स पैमाना मिला है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये हड़प्पा सभ्यता की वो चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि राजस्व की दृष्टि से या फिर सजावट की दृष्टि से प्रयोग की जाती थी। जैसे इनको देखिए, ये कुछ हड्डियों के है ना, या फिर कुछ लकड़ियों के ऐसे मूंगे टाइप के बनाए गए हैं जिनका प्रयोग उस समय लोग आभूषण के रूप में भी कर लेते थे और उसी का राजस्व के रूप में भी लोग प्रयोग कर लेते थे, है ना, ट्रेडिंग के लिए भी लोग उसका प्रयोग कर लेते थे। यहाँ पर देखिए ये हाथी दांत जैसे समझ में आ रहे हैं, तो इस तरह वहाँ पर व्यवस्था थी। फिर इसके बाद देखिए क्रम से अगर हम बात करें तो वही पहले ये हड़प्पा आया, हड़प्पा के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा चित्र लगाए हैं ट्रेडिंग वाले, ठीक है। और अभी की संदर्भ में अगर हम बात करें तो पूरे भारत का असम एक जगह ऐसी है, वहाँ पे एक मेला लगता है और उसी मेले में अभी भी जो प्रणाली चलती है वो किस तरह की चलती है, बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का एक मैंने यहाँ पर फिगर लगा के रखा। एक चीज़ और देखिए, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुई, इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग नगेट्स पाते थे। नगेट्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि वो समुद्र के अगर किनारे रह रहे हैं तो वहाँ से ये देखिए कावड़ी इकट्ठा कर लिए, ठीक है, तो कावड़ी इकट्ठा कर लिए, या फिर कुछ मतलब जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो वहाँ से हाथ उसके व्हेल के दांत इकट्ठा कर लिए। अगर हम पश्चिम यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ चली थी तंबाकू। तंबाकू को वो लोग मतलब राजस्व के रूप में रखते थे। उसमें से क्या करते थे कि जैसे अगर कोई मान लीजिए आधे दिन काम करेगा तो उसको एक पैकेट तंबाकू का दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ जगह पे ये जो अनेक अनेक तरह के बीन्स थे वो भी इकट्ठा किए गए। हमारे यहाँ पे कावड़ी यूज की गई थी। जैसे आप अभी भी अगर सुनते होंगे पुरानी कहावतों में तो लोग कह देते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो फूटी कौड़ी वो जो शब्द बोलते हैं वो कहाँ से ईजाद हुआ, वो फ्रेंड्स उस जगह से ईजाद हुआ, है ना। तो इसका प्रयोग भी हम क्या करते थे, राजस्व के रूप में करते थे। अच्छा, तो अभी जैसे हमने बात किया कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो, और इसके साथ साथ में जो चीज़ें राजस्व की जैसे हाथी दांत और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब देखिए अगर इतिहास में हम क्रम से चलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता 1700 ईसा पूर्व तक लगभग रही, है ना। हमारा जो कार्बन 14 है जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि कोई भी जो अवशेष है वो कितना पुराना है ना, तो उसके हिसाब से 1700 ईसा पूर्व तक हमारी वो सभ्यता रही थी, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद में वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व, वो 200 ईसा जो 200 साल का टाइम है उसका हमें पता नहीं है कि क्या थे उसमें से क्या चीज़ें हुई हैं फिलहाल। फिर इसके बाद देखिए वैदिक काल हुआ। तो वैदिक काल में क्या है कि जो देखिए समय की माप के लिए एक शब्द आता है गोधूली। इसमें से आपको फ्रेंड्स हिस्ट्री का भी छोटा छोटा चीज़ मिलेगा क्योंकि ये बहुत मेहनत से फ्रेंड्स मैंने बनाया है इसको। तो देखिए ये गोधूली शब्द था, है ना। इसके साथ अगर दूरी की माप की वहाँ बात की जाती थी तो वहाँ एक शब्द मिलता है हमें गवयतु। तो गवयतु शब्द दूरी के लिए, माप के लिए, और गोधूली शब्द जो है वो समय की माप के लिए प्रयोग होता था। वैदिक काल में गाय फ्रेंड्स महत्वपूर्ण थी, इसको अधन्या कहा जाता था। अधन्या का मतलब जो मारने योग्य नहीं है, और ये मतलब गाय ऐसी उस समय वस्तु की तरह प्रयोग की जाने वाली एक एंटिटी थी कि वहाँ पर हम इसका मुद्रा के रूप में प्रयोग कर लेते थे। जैसे जो पुरोहित होते थे तो पुरोहितों को गाय और दासियाँ उस समय फ्रेंड्स, ये हालांकि बहुत ही शर्म की बात है कि लोग मतलब दासियों को, है ना, वो दे देते थे, दान में दे देते थे, दक्षिणा में दे देते थे। तो उस समय लेकिन ये सारी चीज़ें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी फ्रेंड। उस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्यतः उपयोग की जाती थी। और एक चीज़ कि उस समय देखिए जो वैदिक काल है तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम होता है उसमें से कुछ चीज़ों का इन्वेंशन कम हो पाया था।
फिर जब इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेके, तो 1000 ईसा पूर्व से जैसे उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो उस समय लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था। अतरंजी खेड़ा एक जगह है अपने यहाँ पे, वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले थे और भी कई जगह लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो लोहे का प्रयोग हम कब से करने लगे थे? उत्तर वैदिक काल से करने लगे थे। इसके बाद उस समय कुछ और बदलाव हुए, कृषि अच्छी होने लगी थी, है ना। तो उस समय राजवाड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। पूर्व वैदिक काल जो था वहाँ पर राजा का विशेष रोल नहीं था, हालांकि वो होता था लेकिन विशेष उसका ज़्यादा महत्व तो नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पर राजा का थोड़ा महत्व बढ़ने लगा। तो राजा क्या करता था कि कुछ वस्तुओं के रूप में लोग उसको कुछ शुल्क टाइप का देते थे, है ना, जिसको हम बलि कहते थे मुख्यतः। तो ये चीज देखिए, अब राजस्व की चीज इस तरह से शुरू हुई इधर कि लोग क्या करते थे कि वस्तुओं के रूप में राजा को राजस्व देते थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि व्यापारी जो लेन देन करते थे तो गाय के रूप में करते थे। एक चीज थी फ्रेंड्स, निष्क। ये शब्द आप सुने भी होंगे अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे। ये निष्क क्या था? निष्क क्या था कि पहले गले में पहने जाने वाला एक ये हार था। फिर बाद में इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा था। तो इस तरह से वैदिक काल में गाय और निष्क ये प्रयोग किए जाने लगे थे। अब देखिए, जब लगभग 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। कहाँ पे? भारत में। तो सिकंदर ने जब 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया तो उस समय भारत में कुछ चीजें हम इन्वेंट कर रहे थे। क्या इन्वेंट कर रहे थे? हमने मुद्रा पे कुछ मुद्राएं शुरू की थी जिनको हम पंचमार्क कॉइन कहते हैं या आहत सिक्के भी कहते हैं। अभी मैं आपको आगे इसमें से फिगर दिखाऊंगा, इसका चित्र दिखाऊंगा। तो पंचमार्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए चांदी का टुकड़ा है कोई या तांबे का टुकड़ा है, इसमें हमारी एक कोई मोहर टाइप का मान लीजिए एक वो है, यंत्र है, और इस मोहर को हम इधर पे लगा के ऊपर से प्रेस कर दें, है ना, उसको हथौड़े से मार दें किसी, तो यहाँ पर कोई वो फिगर एक चित्र बन जाए। तो इस प्रकार से पंच मार्क कॉइन, है ना, मार्क हम बना के इस तरह से सिक्कों का हमने ढालना शुरुआत किया था। फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, है ना, सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उससे हमारी सभ्यताओं का मिक्सअप हुआ। तो जब उससे सभ्यताओं का मिक्सअप हुआ तो क्या हुआ कि हमने सिक्कों का जो ढालना है और लिखित वाले सिक्के, मतलब लेख युक्त सिक्के कि जिनमें से हम फिर कुछ अपने यहाँ की चीज़ों को लिख देते थे, देवी देवताओं के नाम लिख देते थे, राजा के नाम लिख देते थे। तो ये चीज़ें हमने फिर शुरू की। कब? जब यूनानियों का आक्रमण हुआ। तो इस प्रकार से हमने पंचमार्क कॉइन को वहाँ पर इजाद किया। अब देखिए, उसके बाद मौर्य काल शुरू हो जाता है। तो मौर्य काल में आप जानते हैं कि फ्रेंड्स एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुए उस समय, कौटिल्य या चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक राजनीतिक ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी समझ के लिए चीजें बनाई थी कि अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चलेगी। तो अर्थव्यवस्था हमारी कैसे चले, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चले, राजा उसको कैसे हैंडल करे, कैसे चलाए, इन सारी चीजों के लिए अर्थशास्त्र में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र में जो भूमि है, जो कि देखिए लेखपाल में का काम क्या है ना, भूमि का देखना कि भूमि किसके पास कितनी है ना, भूमि की प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से पहले टैक्स निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए उस समय अर्थशास्त्र में भी जो चाणक्य था, जो कौटिल्य था, उसने जो भूमि थी, भूमि के लिए उसने तीन कैटेगरी रखी थी, ठीक है। उसने 3 कैटेगरी रखी भूमि की। क्या रखी? पहली थी कृषि भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो जुती हुई हो, है ना, क्योंकि उस समय देखिए जंगल बहुत ज्यादा था। जंगल बहुत ज्यादा होने के कारण तो सारी भूमि तो जुताई के योग्य नहीं थी उस समय। तो जिस भूमि से जंगल मतलब हटा दिया गया, पेड़ हटा दिए गए हैं, उसको कृषि भूमि बोल दिए। एक भूमि थी अकृष्य भूमि। अकृष्य का मतलब है जो जुती हुई नहीं है, जहां पे अभी जंगल खड़े हैं। और एक भूमि उन्होंने बताया स्थल भूमि। तो ये स्थल भूमि क्या थी? ये ऊंची और उबड़ खाबड़ टाइप की भूमि थी जहां पर खेती करना थोड़ा सा कठिन भी था। तो इस प्रकार से उस समय कृषि को 3 भागों में, या फिर हम कहें भूमि को 3 भागों में चाणक्य ने डिवाइड कर दिया था।
वहां पर एक भूमि थी जिसको हम देखिए सीता भूमि कहते हैं। सीता भूमि कैसी थी? राजा क्या करता था उस समय, चाणक्य ने राजस्व की इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि राजा कितना धन लेगा, इसके बाद कितना वो राजस्व राजकोष में रखा जाएगा, किस तरह से लोगों को पण के रूप में, उस समय पण एक चलता था, तो पण के रूप में जो अधिकारी हैं उनको कैसे कैसे वेतन दिए जाएंगे, ये सारी चीजें उसने कर रखी थी। तो एक भूमि थी जिसे हम सीता भूमि कहते थे। तो सीता भूमि क्या थी कि ऐसी भूमि थी जिसमें से राजा के लिए पूरा राजस्व इकट्ठा हो जाता था, मतलब कि राजा उसका उपभोग कर लेता था डायरेक्ट, और उसी सीता भूमि से जो प्राप्त आय थी उसको हम सीता कहते थे। तो अगर कभी भी आए कि सीता भूमि क्या है या फिर सीता क्या है, तो आप फ्रेंड्स इस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। उस समय एक चीज और थी कि अगर निःशुल्क व्यापार, अगर किसी से श्रम लिया जा रहा है, बेरोजगार किसी से मतलब बेगार कराया जा रहा है, तो बेगार का जो समय जो होता था उसको कहते थे बिस्ट। ठीक है, बेगार को उस समय क्या कहते थे? बिस्ट। और बलि एक धार्मिक कर था उस समय, जो राजस्व इकट्ठा होता था बलि नाम से, वो कैसा कर था? धार्मिक कर था, मतलब जो धर्म के लोग अपना काम करते थे। हालांकि देखो इस समय धार्मिक कर हम लोग इकट्ठा नहीं करते हैं, लेकिन उस समय भी चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था की थी कि धार्मिक कर भी इकट्ठा किया जाए, ताकि हमारा जो राजस्व है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो सही से चल सके। लेखपाल भी क्या करते हैं? राजस्व, अभी तो देखिए चूंकि सरकार ने किसानों के लिए अभी इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं की हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना पड़े, तो बहुत ही न्यूनतम, मान लीजिए जहाँ पे सरकार सीधे सीधे नहरों का भी पानी देती है, वहाँ भी बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में उसने इस तरह से वो रखा है कि लोगों को दिक्कत ना हो, आखिरकार, है ना। सब चीज़ें मतलब फ्री टाइप की कर दी हैं। लेकिन शुरुआती क्या था कि जब अंग्रेज भी थे तब भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। तो उस समय की जो व्यवस्था थी या उस समय के जो इकट्ठा करने वाले थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी ताकि धार्मिक लोग भी कुछ ना कुछ कर दें। और उस समय क्या एक चीज थी कि देखिए, अगर अनाज के रूप में अगर दिया गया है कर, तो अनाज के रूप में दिया गया है। लेकिन अगर अनाज के रूप में न देकर अगर नगद अगर कर दिया गया है तो उसको कहते थे हिरण्य। अगर कभी भी प्रश्न आए, पूछे कि हिरण्य क्या था, तो हिरण्य उस समय नगद दिया गया जो कर था, टैक्स था राजा को, वो हिरण्य कहलाता था फ्रेंड्स। उस समय जो भूमि कर था, वो भूमि कर उपज का 1/6 से 1/4% था, उपज का, है ना, जितना मतलब किसान उपजाता है उसका 1/6 या फिर 1/4 था। कौटिल्य ने देखिए मुद्राओं के बारे में बताया है, तो बताया है उसने कि मुद्राओं के नाम बताए हैं उसने। तो मुद्राओं में देखिए, एक उन्होंने कहा है करसापण, पण और धारण। ये जो मुद्राएं थी ये कैसी देखिए, चांदी और तांबे से बनी हुई मुद्राएं थी। इसके बाद उसने एक मुद्रा का नाम बताया है स्वर्ण, और स्वर्ण किसकी बनती थी? सोने की बनती थी। एक मुद्रा थी मासक फ्रेंड्स, ये किसकी थी? तांबे की बनती थी। एक कांकड़ी थी, ये भी किसकी बनती थी? तांबे की बनती थी। तो आपको फ्रेंड्स ये चीज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछता है कि मौर्य काल में कांकड़ी नाम की मुद्रा प्रचलित थी, ये निम्न में से किस धातु की बनी हुई होती थी? आपको वहां जवाब देना है कि ये किसकी बनी थी? तांबे की बनी थी। आपके लिए ऑप्शन वो दे देगा चांदी, सोना, प्रोटीन, है ना, कांसा, है ना, सीसा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तांबा की वो जैसे बनी है। तो इस तरह से वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि पंचमार्क जो कॉइन थे उनका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर रखे थे। तो देखिए ये है फ्रेंड्स यहाँ पे एक पंचमार्क कॉइन का फिगर। तो पंचमार्क कॉइन में देखिए यहाँ पे किया क्या है कि आघात करके इसको बना दिया गया है ना चित्र। तो ये इसी तरह से, और इनकी जो आकृति थी वो कोई विशेष शेप की नहीं रहती थी। अब तो जैसे हम सिर्फ गोलाकार सिक्के देख रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। और इनमें फ्रेंड्स धातु बहुत ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि ये सीधे सीधे धातु है। एक देखिए दो चीज़ें हुआ करती हैं, एक तो होता है फेस वैल्यू, एक होता है एक्चुअल वैल्यू। तो अभी जो हमारे पास मुद्राएं हैं वो फेस वैल्यू की हैं। अगर किसी नोट पे देखिए, अभी जैसे सरकार ने क्या किया, अभी अगर आप 10 का नोट देखें तो आप ये कहेंगे कि पुराने वाले 2 के नोट के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर अगर 10 लिखा है तो वो 10 की मूल्य, अगर 100 लिख दिया जाए तो 100, 1000 लिख दिया जाए तो
तो ये फेस वैल्यू होती है। और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम सीधे सीधे एक सोने का टुकड़ा ले लें, उसमें कुछ लिख दें या कुछ वो भी, तो वो क्या है कि एक्चुअल वैल्यू है। तो इस प्रकार से ये जो थे सिक्के प्रयोग किए जाते थे। देखिए मैंने बताया था ये कैसे थे, आघात सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य काल के बाद में क्या हुआ कि शक और सातवाहनों का काल आया। इन्होंने फ्रेंड्स मुद्राओं पे विशेष काम नहीं किया और ये थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपने धर्म में और इस तरह की चीज़ों में ही काफ़ी समय उन्होंने निकाल दिया। खैर जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को और डिटेल में जानेंगे। तो लेकिन अभी अगर मुद्रा और राजस्व के हिसाब से जानिए तो इन्होंने लगभग जो हमारी मौर्य काल की जो नीतियाँ थी उनको लगभग इन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया। अब देखिए इसमें से इसके आगे आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समय व्यापार और ट्रेडिंग के लिए। आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट का, है ना, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था कि अपना जो जैसे भारत है, तो भारत के ऊपरी भाग में जम्मू कश्मीर के दर्रों से होता हुआ चाइना और इधर यूरोप, तो चाइना और यूरोप का जो देखिए व्यापार था वो हमारे इसी माध्यम से हुआ करता था। इस समय एक चीज और हुई थी फ्रेंड्स कि चाइना के जो उस समय हान डायनेस्टी थी, हान साम्राज्य था उस समय, और इस यूरोप के जो देश थे इनकी फ्रेंड्स बनती नहीं थी आपस में। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे कोई भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में हम लोग एक ये काम करते थे कि यूरोप और जो चाइना है इनके बीच में हम बहुत ही मीडिएटर टाइप का काम था हमारा, कि कुछ चीज़ें वस्तुएं हम यहाँ से इधर पहुँचा देते थे, इनको यहाँ से पहुँचा देते थे। इसके साथ में जो हमारे पास स्वयं की वस्तुएं थी उनका भी हम ट्रेडिंग अच्छे से कर लेते थे। तो सिल्क रूट इस समय फ्रेंड्स था। और इस समय जो कुषाण वंश थे, कुषाण के जो शासक थे, उन्होंने काफ़ी सिक्के भी जारी किए थे। इसके फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए इसमें से जैसे पहले एक शासक हुआ कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश का शासक कुजुल कडफिसेस। तो कुजुल कडफिसेस ने क्या किया था कि तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद बिम कडफिसेस, बिम कडफिसेस ने सोना, चांदी एवं कांसा इनके सिक्के जारी किए थे। और इसने क्या किया था कि जैसे एक सिक्का है तो सिक्के के एक तरफ फ्रेंड्स यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्टी भाषा में लेख लिखाए थे, है ना, उसमें से खरोष्टी भाषा में कुछ लिखाया था। खरोष्टी भाषा देखिए हमारे जो अशोक के जो शिलालेख भी हैं उनमें से 3 तरह की भाषाएं आपको मिलेंगी, है ना। तो उनमें से एक भाषा खरोष्टी है जो कि पाकिस्तान तरफ मुख्यतः मिलती है। खैर वो इतिहास का विषय है, फिर देखेंगे उसको हम। तो बिम कटफिसेस क्या था कि खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि लिखे हुए सिक्के उन्होंने जारी किए थे। और इन सिक्कों में उसने एक चीज़ और की थी कि किसी किसी सिक्के में जैसे शिव, त्रिशूल और नंदी इनके फ्रेंड्स चित्र भी अंकित किए थे। इससे ये भी पता चलता है कि जो बिम कटफिसेस था वो शैव धर्म को मानने वाला था। एक बहुत ही महान शासक हुआ है कुषाण वंश का जिसे हम कहते हैं कनिष्क। आपने फ्रेंड्स देखा होगा शक संवत, हमारी जो गवर्नमेंट है वो शक संवत को मतलब क्या करती है कि वो अलाउ करती है, शक संवत के हिसाब से वो मतलब कि काउंटिंग करती है। आप अगर अपनी प्रस्तावना ही पढ़ें संविधान की तो उसमें लिखा है नीचे, है ना, कि इतने शक संवत को ऐसा किया गया जो भी। तो देखिए तो कनिष्क जो राजा था उस समय महान राजा हुआ, इसने भी व्यापार और राजस्व के लिए बहुत ही अच्छी चीजें की थी। तो फ्रेंड्स ये हमने इधर तक की चीज़ों को पढ़ा। यहाँ पे देखिए करसापण जो मैंने शब्द लिखा है वो इसलिए, करसापण का मतलब ये होता है कि जो जैसे सोना है, चांदी है, प्रोटीन है, सीसा, इनके जो सिक्कों का जारी करना ये सब कहलाता है करसापण। तो हमने फ्रेंड्स अभी इस वाले वीडियो में हमने यहाँ तक का देखा है ना, कुषाण का तक का देख लिया। इसके आगे वाले वीडियो में है ऐसे क्रम से हम देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे अगर आपको इसमें जानकारी मिली हो तो आप अपना रिप्लाई दिया करिए, है ना, उसमें से बता दिए। देखिए कोई चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, है ना, या कोई चीज़ आप दूसरी तरह से समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके उसमें बिल्कुल बता सकते हैं बेझिझक। फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है, मैंने जैसा शुरुआती में कहा आप भी इसके उतने ही हकदार हैं और आपका भी इतना ही रोल है जितना कि मेरा है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू।